और आज की बड़ी खबर है, बाइडेन के एटमी फैसले पर बढ़ गया है रूस। कीव को एटम बम, रूस पर हमला। मेदवेदेव की तरफ से एक कंफर्मेशन मिल रहा है, भड़केगी यूएस रूस की परमाणु जंग। और साथ ही मेदवेदेव ने जो जानकारियां दी हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि यूएस का कीव को एटम बम देने का विचार लगातार गहराता जा रहा है। इधर अमेरिकी और यूरोपीय देशों को हथियारों से रूसी धरती पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीती रात यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में एक एयरफील्ड पर अटैक एमएस हमले किए। इन हमलों में तकनीकी मदद के लिए अमेरिकी सेना के मिसाइल विशेषज्ञ यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका विश्व विनाशक हथियार सौंपने का फैसला लेने वाला है। बाइडेन प्रशासन कीव को परमाणु बम ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है और इसके साथ ही पुतिन ने नेटो के सभी बेस पर हमला करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए कैसे यूक्रेन ने रूस पर हमले किए और पुतिन के टारगेट पर कौन कौन से अमेरिकी बेस हैं। जिन हमलों को विश्व युद्ध का संकेत माना जा रहा था, वो रूसी धरती पर ज्वाला बनकर बरसने लगे हैं। बीती रात फिर यूक्रेन ने रूस पर यूरोप और अमेरिका के हथियारों से हमले किए। ये हमले अटैकम्स मिसाइल के साथ क्लस्टर वेपन से किए गए, इसलिए एक सेकंड के भीतर कई धमाके नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल में क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल करके कुर्स्क के मिलिट्री एयरपोर्ट को निशाना बनाया। कुर्स्क के खालिनो एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमले किए, हालांकि यहां रूस के विमान तैनात नहीं थे। यूक्रेन ने कुल 5 अटैकम्स मिसाइल हमले किए। दावा है कि एयरफील्ड पर तैनात S-400 एयर डिफेंस भी अटैकम्स हमले को रोक नहीं पाए। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के कलुगो क्षेत्र में कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कलुगा की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने कहा है कि यह नीप्रो के याजुमाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ऑरिस्टिक मिसाइल हमले का बदला है और इसीलिए क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल किया गया है। इक्कीस नवंबर को रूस ने IRBM ऑरिस्टिक से नीप्रो के औद्योगिक क्षेत्र पर मल्टीपल वॉरहेड हमले किए थे और मिसाइल के क्लस्टर हमलों से नीप्रो धधक उठा था। अब उसी अंदाज में रूस से यूक्रेन ने बदला लिया है। क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कुर्स्क के खालिनो एयरफील्ड को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट है कि रूसी जमीन पर हमलों के लिए हथियार बहुत पहले ही यूक्रेन भेज दिए गए थे। यूक्रेन को रूस पर हमलों की अनुमति से पहले ही मिसाइलें दे दी गई थी। ब्रिटेन ने 3 हफ्ते पहले ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की खेप दी थी। इसके साथ ही अमेरिका ने भी अटैकम्स मिसाइलें बहुत पहले यूक्रेन को दे दी थी। अब व्हाइट हाउस ने भी रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। रूस पर हुए इन लॉन्ग रेंज हमलों को ग्लोबल जंग का आगाज माना जा रहा है। पुतिन पर राष्ट्रीय दबाव है कि वो यूरोप के उन देशों पर हमला करें जिनके हथियारों से रूस को चोट पहुंचाई जा रही है। रूस के राष्ट्रवादी नेताओं का पुतिन पर दबाव है कि इन लॉन्ग रेंज हमलों का बदला अमेरिका से लिया जाना चाहिए। आशंका है कि पुतिन कभी भी
नेटो बेस पर हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए अमेरिका ने रूस की सीमा के करीब अपने B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के 2 B-52 परमाणु बॉम्बर्स ने कैलिनिनग्राड की रूसी सीमा पर गश्त लगाई। ये अमेरिकी वायुसेना के हेवी एटमी बॉम्बर हैं। ये एक बार ईंधन लेकर 14,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। दुश्मन देशों की टोह लेने के लिए ये 15 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। पुतिन ने अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखकर यूरोप के नेटो बेस पर हमले की तैयारी की है। पुतिन के टारगेट पर बेल्जियम का क्लेनब्रोगल एयरबेस हो सकता है। दूसरा नेटो बेस हो सकता है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। तीसरा इटली का एवियानो एयरबेस है जिस पर रूस हमले कर सकता है। चौथा टारगेट भी इटली का गेडी एयरबेस बन सकता है। पांचवा टारगेट नीदरलैंड्स का वोल्केल एयरबेस हो सकता है, क्योंकि यूरोप के इन सभी बेस पर अमेरिका के एटमी हथियार तैनात हैं। इन बॉम्बर्स को यूरोप में नेटो के सैन्य बेस की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। युद्ध काल में पहली बार अमेरिका के बॉम्बर्स रूस के इतने करीब पहुंचे हैं। दो अमेरिकी B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने बाल्टिक रीजन में गश्त लगाई। ये बॉम्बर ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस से रवाना हुए और बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी। फिनलैंड तक उड़ान भरते हुए दोनों B-52 वापस ब्रिटेन पहुंचे। अमेरिका ने यह कदम नेटो बेस पर रहस्यमय ड्रोन पहुंचने के बाद उठाया है। बाईस नवंबर को ब्रिटेन के 2 नेटो बेस पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश हुई। ब्रिटेन के RAF लेकन हीथ और RAF माइल्डन हॉल बेस पर रहस्यमय ड्रोन देखे गए। लेकन हीथ पर अमेरिका के F-15E और F-35A फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि माइल्डन हॉल बेस पर मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात है। इस घुसपैठ की कोशिश को रूस के हमले माना जा रहा है और यूरोप के कई देश जंग और आत्मरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। जर्मनी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को बंकर में बदला जा रहा है। बंकर बनाने के लिए सार्वजनिक इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने बेसमेंट में बंकर बनाने की अपील की है। यूक्रेन के बड़े हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। इसीलिए रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को एटमी शक्ति बनाने पर विचार किया जा रहा है। यूएस और EU के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर चर्चा हुई है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार देकर रूस पर दबाव बनाया जाए। यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का मतलब महाविनाश का द्वार खोलना होगा। रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसके क्षेत्र पर किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलीपींस की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका IRBM और ICBM मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो भी एशिया में अपनी IRBM और ICBM मिसाइलें तैनात कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरेशिया में रूस CSTO के सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में मिसाइल बेस बना सकता है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में ईरान, लेबनान और यमन में मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके साथ ही पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया में रूस की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं।
जिस तरह के आसार बन रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि बाइडेन की लॉन्ग रेंज अनुमति विश्व विनाश का आधार बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, पोक्रोवस्की में रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना पर घेरकर हमला किया गया है। हमले में 5 यूक्रेनी सैनिकों की जान जाने की खबर है। आखिरी फैसला इजरायल की कैबिनेट को करना है। लेबनान में युद्ध विराम होगा या नहीं, ये अनिश्चित है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजरायल पर हमला किया है उससे आशंका है कि लेबनान को खंडहर बनाने का ऑपरेशन और तेज हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 3 सैन्य बेस को निशाना बनाया है। कई शहरों में भी धमाके हुए हैं। इन हमलों के बाद लेबनान में इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त प्रहार किया है और कई इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि सीज फायर से पहले इजरायल हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। हवा से ताबड़तोड़ बमबारी के बीच ना तो हिज़्ब का हौसला टूटा है और ना ही इजराइल पर हमले रुके। इजराइल पर एक बार फिर रॉकेट की बरसात हुई। लेबनान से एक के बाद एक रॉकेट दागे गए। लॉन्ग रेंज वाले ये रॉकेट इजराइल की सीमा में दाखिल हुए और समुद्र के किनारे धमाके शुरू हो गए। ये हाइफा का नेवल बेस है। यहां कई धमाके हुए और इन धमाकों से यहां की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यहां बेहद शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया। लेबनान के भीतर भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना रहे हैं। नहारिया में भी मिसाइल से हमले हुए। इजरायली इलाकों में हमले के बाद बिजली गुल हो गई। नहारिया में कुल 10 मिसाइल से हमला किया गया। नहारिया के रिहायशी इलाकों में हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नहारिया में कई जगहों पर धमाके के बाद आग लग गई। इजरायल के अपर गैलिली और पश्चिमी गैलिली में भी रॉकेट से हमले हुए। दोनों जगहों पर कई धमाके हुए। हिज़्ब के हमले में 15 लोग जख्मी हो गए। 10 से अधिक इमारतों को नुकसान हुआ। गैलिली में 20 मिसाइलों से हमला किया गया। एक तरफ यह माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर हो सकता है। वहीं इजरायल और हिजबुल्लाह के वार पलटवार और तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इजरायल के सैनिकों पर ऐसे हमले हो रहे हैं कि इजरायल के गोलानी ब्रिगेड के कमांडर ने जवानों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस वीडियो के जरिए इजरायल को चेतावनी दी। खमनेई की तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इजरायल इसे कभी खत्म नहीं कर सकता। आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह ने कैसे एक ही दिन में नेवल बेस समेत सेना के 2 और बड़े बेस को निशाना बनाया।
सीज फायर के इंतजार के बीच दोनों तरफ से जबरदस्त प्रहार चल रहा है। गोलान हाइट्स में अल फुरान बेस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। ये बेस सीरिया पर निगरानी और हमले का मोर्चा है। सीरिया पर इसी बेस से हमले हो रहे थे। हिजब ने यहां 25 रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के कई सैनिक जख्मी हुए हैं और साथ ही इजराइल के एकरे में श्रागा बेस को भी निशाना बनाया गया है। यहां गोलानी ब्रिगेड को टारगेट किया गया। ब्रिगेड के मुख्यालय पर रॉकेट से प्रहार किया गया। गोलानी ब्रिगेड के सैनिक जख्मी हुए हैं। आयरन डोम को नाकाम करने के लिए हिजबुल्लाह फज्र 3 रॉकेट और फादी 1 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों रॉकेट से शक्तिशाली धमाके होते हैं और इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ इजराइल दहल रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान में भी धमाकों की गूंज थम नहीं रही है। आसमान में बड़ी बड़ी इमारतों को मलबा बनाने का मिशन जारी है। बैरूत में फिर एक इमारत पर बंकर बस्टर बम से हमला हुआ और पूरा इलाका धूल से भर गया। ग्राउंड ऑपरेशन कर रही टीम को इस घर में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जमीन से हमले की जगह की लोकेशन वायुसेना को भेजी गई और फिर पूरी इमारत को भस्म कर दिया गया। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के हथियारों की बरामदगी के साथ हिजब के वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है। लेबनान में सोमवार को 31 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण लेबनान में हमले से मौत का आंकड़ा बढ़ा। आईडीएफ का दावा है कि मरने वाले सभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। लेबनान के दायरे में इजरायली वायुसेना ने 3 बार हवाई हमला किया। घनी आबादी वाले इस इलाके में कई धमाके हुए, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की आशंका है। लेबनान में दायरे में रात में हमले किए गए। दायरे को खाली करने की चेतावनी भी जारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से दायरे में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान के दाहिया में भी तबाही का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। यहां आसमान में कई बार इजरायली फाइटर जेट पहुंचे और जमीन धमाकों से दहल उठी। दाहिया में लोगों की मौजूदगी के बीच लगातार हवा से हमले हो रहे हैं। सड़क पर मौजूद लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं कि अगले पल कहां धमाका होने वाला है। हालांकि यहां कुछ इमारतों को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी। यही वजह है कि लोग उन इमारतों के करीब मौजूद थे और हमले का वीडियो बना रहे थे। बैरूत में इजरायली वायुसेना बड़ी इमारतों को टारगेट कर रही है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के गढ़ को पूरी तरह से खत्म करने का मिशन चल रहा है। इस जंग के बीच जल्द ही सीज फायर की उम्मीद भी है, लेकिन सीज फायर होने से पहले इजराइल हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि हिजबुल्लाह बड़े इंतकाम की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान युद्ध विराम का 2 घंटे बाद ऐलान। बड़ी खबर यह कि कल सुबह 10 बजे से लागू होगा युद्ध विराम। लेबनान और इजराइल करेंगे ऐलान। अमेरिका, फ्रांस युद्ध विराम के गारंटर बने। रूस
रूस यूक्रेन की जंग 33 महीने से जारी है, लेकिन ये वो दौर है जहां जल्द से जल्द निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसलिए सभी एक ही तरह की रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं, लंबी दूरी वाले हथियारों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी दौर के लिए पुतिन ने एक ट्रम्प कार्ड बचा कर रखा था, जिसे खोल दिया गया है। ये ट्रम्प कार्ड है बेलारूस, जहां ये कीव पर कब्जे का फ्रंट खुल चुका है। लेकिन किस अंदाज में, इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया की बारूदी तबाही तय करने वाला ये वो सेंटर है जिसे दुनिया पेंटागन के नाम से जानती है। कहने के लिए ये अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, लेकिन दुनिया में जहां भी जंग छिड़ी है वहां अमेरिका के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का फैसला यही लिया जाता है। जीत हार तय करना हो या फिर शांति बहाली के प्रस्ताव को अमल में लाना हो, सब यही होता है। लेकिन इस वॉर कंट्रोल सेंटर का फोकस इस समय सिर्फ एक ही जगह पर है, और वो जगह है दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा करने वाला वॉर जोन यूक्रेन। लेकिन अमेरिका के फोकस की वजह सिर्फ तबाह हुए यूक्रेन के लिए सहानुभूति का नहीं है, बल्कि फोकस की वजह है पारंपरिक दुश्मन रूस, जिसकी रणनीति से जंग नए दौर में पहुंच गई। विध्वंसक प्रहार, बारूदी संघार। इस जंग को 33 महीने बीत चुके हैं। इस अवधि में जंगी ज्वाला घटते हथियारों के साथ खुद ब खुद कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रूस के सीक्रेट वेपन्स और मित्र देशों से मिले गुप्त सहयोग ने नेटो का हर दांव उलट दिया है। और अब बदलते दौर में नया दांव है लॉन्ग रेंज वेपन्स, जिसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है, और इसका कारण भी नेटो और अमेरिका है। दरअसल मदद के तहत ब्रिटेन से यूक्रेन को अटैक एमएस मिली थी, और इन लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए किया था, जिसके बाद यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज हथियारों की अहमियत समझकर इनके निर्माण में तेजी लाने की अनुमति मांगी, और ये अनुमति अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ज़ेलेंस्की को मिल गई। यही से जंग के हालात बदल गए। रूस ने नीप्रो को एक ऐसी मिसाइल से निशाना बनाया जिसे नेटो देशों के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। और रूस अपने लॉन्ग रेंज उन्नत हथियारों से जो संदेश देना चाहता था उसमें कामयाब हो गया। लेकिन यह संदेश बारूदी चिंगारी को ज्वाला बनाने के लिए काफी था। यहां से सहयोगियों से सीधे बदल लेना और लॉन्ग रेंज हथियारों के सहारे जंग का नया दौर शुरू हो गया, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी कर दी है। दरअसल यूक्रेनी मिलिट्री पोर्टल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 24-25 नवंबर के बीच रूस ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया है। दावे के तहत ये वही आत्मघाती शाहिद ड्रोन्स हैं जिनका प्रोडक्शन रूस में लगी ईरानी यूनिट में हुआ है। लेकिन रूस में बने इन ड्रोन्स की रेंज ईरानी ड्रोन से बहुत ज्यादा है, इसलिए करीब 38 ड्रोन उड़ान भरते हुए बेलारूस की सीमा में दाखिल हुए, जैसे बेलारूस में तैनात एयर डिफेंस फोर्स ने मार गिराया। जिसका सीधा मतलब है कि ये ड्रोन बेलारूस से ही लॉन्च किए गए थे, और इसकी पुष्टि के लिए यूक्रेनी डिफेंस ने बेलारूस के गयून निगरानी समूह की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है, जिसमें मिनट टू मिनट ड्रोन के सीमा में दाखिल होने का जिक्र किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन गोमेल जिले के एयर जोन में दिखे हैं, जो रात 11:08 पर प्रिपियात से वापस बेलारूस के लिए रवाना हुए हैं। रूसी ड्रोन नारोवलिया की तरफ उड़ान भरते हुए देखे गए, जिसके बाद रात 12:05 पर मोजुर उपनगर तक पहुंचकर लापता हो गए। इस रिपोर्ट से साफ तौर पर पता चलता है कि रूस की रणनीति अब अलग ही लेवल पर है। मुमकिन है कि रूसी फोर्स बेलारूस के रूट से कीव को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के शुरुआती दौर में देखा गया था, जिसका सीधा मतलब है कि रूस जंग में बढ़त बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए बेलारूस का वॉर फ्रंट एक्टिव करके हमले के लिए सेंटर फिक्स किए जा रहे हैं। इस समय रूस की रणनीति ये है कि यूक्रेन के उन हिस्सों को पूरी तरह से कब्जे में लिया जाए जिन्हें ट्रंप के सत्ता संभालने पर समझौते की शर्त के तहत विवादित बनाया जा सके, ताकि युद्ध खत्म हो तो भी रूस का दबदबा बना रहे। और इसीलिए क्रीमिया से रूसी फोर्स 2 क्षेत्रों को टारगेट बना रही है। इनमें पहला है ओडेसा। इस पोर्ट एरिया पर फ्यूचर यूक्रेनी प्रशासन की एंट्री पर रोक लगाने के लिए रूस मिसाइल्स दाग रहा है। और इनके अलावा यूक्रेन के पावर हब यानी ज़ेपोरिजिया में रूसी फोर्स यूक्रेनी प्रभुत्व खत्म करने के लिए क्रीमिया से मिसाइल अटैक कर रही है, ताकि भविष्य का न्यूक्लियर खतरा हमेशा के लिए टल जाए। तो वहीं खार्किव पर कब्जे के लिए रूस बेलगरोद से मिसाइल अटैक कर रहा है, ताकि भविष्य में रूस की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर किसी भी तरह का खतरा न हो। इसके अलावा पोर्ट रूट काटने के लिए भी रूस बड़े पैमाने पर रणनीतिक कदम उठा रहा है, जिसमें सबसे अहम टारगेट है यूक्रेन का डोनेस्क। और यहाँ पर अटैक के लिए रूस रोस्तोव के बेस का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बारूदी लॉन्ग रेंज खतरे ने इस समय मारियंस्की पैलेस के अंदर दहशत का माहौल बना दिया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के मुताबिक दक्षिणी ज़ेपोरिजिया में रूसी सैनिक आक्रामक है और रूसी सैनिकों की ये आक्रामकता खतरा बढ़ा रही है। रूस ने एक बार फिर ज़ेपोरिजिया में हमले शुरू किए हैं। इसके अलावा पूर्वी मोर्चे के कई हिस्सों पर हमले तेज हो गए। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के इस बयान से बहुत कुछ साफ हो गया है और इसकी तस्दीक करती है वो तस्वीरें जो रूसी आक्रामकता दिखा रही है। ये वीडियो ओडेसा का है, जहां रूस लगातार इस्कंदर मिसाइल से अटैक कर रहा है और यूक्रेनी फोर्स को पीछे ढकेलता जा रहा है। इसके अलावा रूस के मंसूबे क्या हैं, इसे कुर्स्क से आई इस तस्वीर से समझ लीजिए, जहां खलीलो एयरबेस पर रूस कंक्रीट के शेल्टर बना रहा है। लेकिन अमेरिका का रणनीतिक कदम क्या है? इसका जवाब है यूक्रेन को हथियार देने की सीमा का विस्तार। खबर है कि पेंटागन ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की सीमा बढ़ा दी है और इस फैसले के तहत यूक्रेन को जैसम मिसाइल देने का फैसला हो चुका है। अब जैसम मिसाइल देने का फैसला कितना सही या घातक साबित होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यूक्रेन को एयर टू सरफेस मिसाइल मिलना तय हो गया है। वहीं यूक्रेन ने भी अपनी क्षमता बढ़ानी शुरू कर दी है। खबर है कि यूक्रेन में बने ल्यूटी ड्रोन्स की क्षमता बढ़ा दी गई है। अब ये ड्रोन 50 की जगह 75 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और खास बात यह है कि यूक्रेनी अटैकिंग ड्रोन्स 600 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भर सकते हैं, जिसके निर्माण की संख्या भी अब 30,000 तय कर दी गई है। और इस दावे की पुष्टि के लिए यूक्रेन ने बाकायदा कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ल्यूटी ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन का टेस्ट भी सफल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज किए गए हैं। दावा है कि मॉस्को तक यूक्रेन की पैठ हो चुकी है और वहां सबोटाज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही कलुगा में भी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के अटैक दर्ज किए गए हैं। वहीं रोस्तोव से दागी जा रही मिसाइल के जवाब में यूक्रेन ने भी कार्रवाई की है, जिसमें रूस को भारी नुकसान का दावा है। हालांकि इस कार्रवाई का असर रूस पर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर बढ़त बनाकर जंग में जीत की तरफ बढ़ रहा है। कुर्स्क में उत्तर कोरिया की मदद से यूक्रेनी सेना का खात्मा कर रहा है, जहां 80% क्षेत्र खाली करा लिया गया है, तो वहीं 20% क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9
भारद्वाज। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका विरोधी देशों को एकजुट कर रहे हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के बाद इस लिस्ट में अफगानिस्तान भी शामिल हो चुका है। पुतिन के दूत बनकर अफगानिस्तान पहुंचे सर्गेई शोइगु ने तालिबान के साथ बड़ा समझौता किया। दरअसल तालिबान के पास अमेरिकी मिलिट्री तकनीक का बड़ा खजाना मौजूद है। माना जा रहा है कि रूस इसके जरिए अपने हथियारों को और ज्यादा आधुनिक बनाना चाहता है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ गई है। रूस की ऑरेस्टिक जलजले को अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता। अमेरिका और नेटो देश अभी रूसी राष्ट्रपति के इस नई मिसाइल के खतरे और ताकत को लेकर मंथन ही कर रहे हैं कि पुतिन ने यूरोप में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। इस भूचाल की वजह है अफगानिस्तान से आई ये तस्वीरें। महज 24 घंटे पहले रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु काबुल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत तालिबानी नेताओं ने किया। महज 24 घंटे में रूसी राष्ट्रपति के दूत ने एक के बाद एक 4 अलग अलग मीटिंग की। सर्गेई शोइगु की तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद रूस और तालिबान के बीच अहम रक्षा समझौता हुआ, जिसके मुताबिक रूस अमेरिकी हथियारों की रिपेयरिंग में तालिबान की मदद करेगा। तालिबान आर्मी को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगा। रूस तालिबान सरकार को हथियार भी मुहैया कराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने बहुत जल्द तालिबान सरकार को मान्यता देने का भी वादा किया है। पुतिन के दूत सर्गेई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा और इस समझौते ने यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। दरअसल माना जा रहा है कि इस समझौते का उद्देश्य सुपर पावर मुल्क के वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक 3 साल पहले यानी साल 2021 में अफगानिस्तान में मौजूद अपने आर्मी बेस पर छोड़ गए थे। अब सर्गेई शोइगु के इस दौरे और समझौते को रूस के नए हथियारों के प्रोजेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा है कि रूस तालिबान के जरिए अमेरिकी हथियारों की तकनीक हासिल करना चाहता है, जिसके बदले वो तालिबान को अमेरिकी हथियार ऑपरेशनल करने की ट्रेनिंग देगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर निकली तो अपने कई आधुनिक हथियार यहां छोड़ गई थी। इस लिस्ट में अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर, MD-530 लाइट हेलीकॉप्टर, C-130 हरक्यूलिस विमान, A-29 लड़ाकू विमान, PC-12 टोही और निगरानी विमान शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका अपने आधुनिक कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम भी अफगानिस्तान में छोड़ गया था। दरअसल हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर ऑरेस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि रूस नए हथियारों पर काम जारी रखेगा। आने वाले दिनों में वो कई एडवांस्ड हथियारों की टेस्टिंग करने वाला है। अब माना जा रहा है कि रूस के नए हथियारों में अमेरिकी तकनीक भी देखने को मिल सकती है, जिसके जरिए वो अपने शस्त्रागार को और मारक बना सकेगा। यही यूरोप और अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन है। अमेरिका की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों को भी रूस लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में $700 करोड़ के हथियार छोड़े हैं, जिसमें 23,825 हमवी, 900 कॉम्बैट व्हीकल, 189 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 2,50,000 ऑटोमेटिक राइफल, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर और 1,800 तोपें शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन हथियारों को रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस का फोकस अब नए ड्रोन विकसित करने पर भी है।
जिसकी वजह तेजी के साथ बदलता युद्ध का तरीका है। दरअसल बीते कुछ वक्त में जंग में ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब रूस मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन तकनीक पर भी काम कर रहा है, जिसका खुलासा दिमित्री मेदवेदेव ने किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, नए तरह के हथियारों ने युद्ध के सिद्धांत को बदला है। खासकर ड्रोन ने जंग को पहले से काफी बदल दिया है। अब बिना ड्रोन्स के युद्ध में टिक पाना काफी मुश्किल है। मेदवेदेव के इशारे से साफ है कि रूस का फोकस ज्यादा से ज्यादा नए और आधुनिक ड्रोन विकसित करने पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वैज्ञानिक ईरान के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। दावा है कि रूस ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है। रूस शाहिद ड्रोन को एआई तकनीक से लैस करने वाला है, जिसके बाद ये ड्रोन हवा में टारगेट बदल सकेगा। रडार से बचने के लिए इसमें खास बदलाव करने की तैयारी है। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन अमेरिका और नेटो के खिलाफ लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो रूसी शस्त्रागार को बेहद आधुनिक बनाना चाहते हैं। साथ ही उनकी कोशिश हथियारों का बड़ा जखीरा खड़ा करने की है। रूस से आ रही विध्वंसक खबरों के बीच यूरोपीय देशों ने OSCE की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में सभी नेटो देश शामिल होने वाले हैं। मीटिंग का उद्देश्य रूसी खतरे को लेकर रणनीति बनाना है। साथ ही मीटिंग में ऑरेशनिक IRBM मिसाइल पर भी बात होगी। साफ है, रूस की ऑरेशनिक मिसाइल और शोइगु के अफगानिस्तान दौरे ने यूरोप को दहशत से भर दिया है। नेटो ये समझ चुका है कि अगर उसने रूस के खिलाफ कोई पुख्ता रणनीति नहीं बनाई तो आने वाले वक्त में पुतिन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो एक तरफ पुतिन और किम का गठजोड़ बाइडेन की टेंशन बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी ने एकजुट होकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते 24 घंटे से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। वहीं हूती लाल सागर में यूरोपीय देश के जहाजों पर मिसाइल दाग रहा है। चौबीस घंटे पहले फिर यमन के हूती लड़ाकों का मिसाइल ट्रेलर दिखा। 24 घंटे पहले फिर लाल सागर में बारूदी गदर मचा। चौबीस घंटे पहले फिर हूती ने अपनी जंगी तेवरों से यूरोपीय देशों के होश फाख्ता कर दी। हूती ने एक बार फिर लाल सागर में यूरोपीय जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हूती लड़ाकों ने इटली के मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। बाब अल मंदाब स्ट्रेट पर हूती ने शिप पर मिसाइल दागी। हूती लड़ाकों के मिसाइल अटैक से इटली के शिप को नुकसान हुआ। हूती के इस हमले के बाद मालवाहक जहाज का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में जहाज पर मौजूद दर्जनों कंटेनर क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। दावा है कि हूती ने इस शिप पर रॉकेट से हमला किया। यह इटली की कंपनी MSC तव्वीशी का कंटेनर शिप था। तव्वीशी दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है। समंदर के जरिए होने वाला 20% व्यापार इसी कंपनी के जरिए होता है। हूती इस साल कंपनी के 14 शिप्स को नुकसान पहुंचा चुका है। हूती ने सिर्फ लाल सागर में हमला नहीं किया, बल्कि इजराइल के एलात शहर पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दावा है कि हूती ने एलात पोर्ट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इधर इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रेजिस्टेंस फोर्स ने गोलन हाइट्स पर बारूदी बारिश की है।
इराकी रेजिस्टेंस ने गोलान हाइट्स पर 20 रॉकेट और 8 ड्रोन से हमला किया। दावा है कि 6 रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। हालांकि इजराइल ने रेजिस्टेंस के हमले को पूरी तरह से फेल करने की बात कही है। एक तरफ हूती और इराकी रेजिस्टेंस आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिकी बेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने अल शद्दादी अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। अल शद्दादी बेस सीरियाई शहर अल हसाका के पास मौजूद है। दावा है कि अमेरिकी बेस पर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए हैं। यह हमला कितना सफल रहा, अमेरिकी बेस को कितना नुकसान पहुंचा, इसे लेकर अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ना ही अमेरिका ने इसे लेकर कोई बयान दिया है। हालांकि अमेरिकी बेस पर हुए ईरानी प्रॉक्सी के हमले ने वॉशिंगटन तक अलार्म जरूर बजा दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों पर किसी भी वक्त बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। विमान दुश्मन के इलाके में घुसे और उसे पता तक न चले, इसी जरूरत को स्टेल्थ तकनीक से पूरा किया गया। अमेरिका और फिर चीन ने ऐसे विमान बनाए जिन्हें रडार पकड़ नहीं पाते और इसके एंटी स्टेल्थ रडार भी बना लिए गए। अब चीन ने दावा किया है कि उसने विमान और दूसरे हथियारों पर लगाने वाली ऐसी कोटिंग तैयार कर ली है जो एंटी स्टेल्थ रडार चकमा दे सकता है। हवा में विमान होगा लेकिन एंटी स्टेल्थ रडार भी उसे देख नहीं सकेगा। मिसाइलें भी स्टेल्थ रडार के लिए अदृश्य रहेंगी। चीन की वायुसेना हवा से हमला करेगी और ड्रैगन का दुश्मन पलटवार करने में लाचार होगा। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उसे स्टेल्थ तकनीक में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चीन ने दावा किया है कि एक खास तरह की कोटिंग तैयार की गई है। किसी भी हथियार पर कोटिंग हो सकती है। कोटिंग पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बेअसर होती हैं। इससे पहले चीन ने J-35 फाइटर जेट बनाकर स्टेल्थ तकनीक में अमेरिका को चुनौती दी थी। अमेरिका के F-22A और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ विमान हैं। लेकिन अब चीन ने विमान की जगह पेंट जैसी चीज बनाने का दावा किया है, यानी किसी भी हथियार पर अगर उस पेंट का इस्तेमाल किया गया तो उसे रडार से पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चीन ऐसे में अपने कई फाइटर जेट और घातक मिसाइलों को दुनिया के लिए अदृश्य बना सकता है। हालांकि चीन के कई दावे झूठे भी साबित हो चुके हैं। सवाल है कि सिर्फ कोटिंग या पेंट जैसी चीज में स्टेल्थ तकनीक हासिल हो सकती है तो दुनिया के कई ताकतवर देश ऐसा क्यों नहीं कर सके। चीन के पास इस तकनीक का बड़ा टेस्ट ग्राउंड ताइवान के तौर पर मौजूद है। ताइवान में अक्सर चीन के विमानों की घुसपैठ होती है, इसलिए स्टेल्थ कोटिंग का टेस्ट किया जा सकता है। अगर वाकई चीन कामयाब रहा तो चीन के विमान आसानी से दुश्मन के इलाके में घुसकर जासूसी और निगरानी कर सकेंगे। चीन के मुताबिक जिस कोटिंग को बनाने में कामयाबी मिली है वो बेहद कम खर्चीला है और आसानी से बनाया जा सकता है। ऐसे में चीन की यह खोज दुनिया के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी और चीन की सेना बेहद शक्तिशाली बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।